हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन विषय के उप विषय पाठ 1 कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? पर्यावरण अध्ययन के पाठ 1 कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो चलिए बच्चों, हम सबसे पहले अपने प्रश्न संख्या 1 की तरफ चलते हैं। चित्र में दी गई ज्ञानेंद्रियों के साथ सूची के अनुसार क्रमांक लिखिए तथा प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय के नाम के सामने इनका कार्य भी लिखिए। यानी कि बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं उनके चित्र दिए हैं, जैसे कि ये हाथ, नाक, आँख, कान और जीभ या मुंह। तो बच्चों, ये 5 हमारे ज्ञानेंद्रियाँ हैं। क्या क्या है? हाथ, नाक, आँख, कान और जीभ। ठीक है। इन ज्ञानेंद्रियों के सहायता से हम बच्चों अपने आसपास की सभी चीज़ों का अनुभव करते हैं। अब हमें क्या करना है? हमसे क्या कहा गया है कि हमें ये जो चित्र में दी गई ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको हमें नीचे एक सूची दी है, उनके अनुसार इनके क्रमांक लिखने हैं और हर एक ज्ञानेंद्रिय यानी ये 5 ज्ञानेंद्रियों का क्या क्या काम है उसके बारे में भी हमें लिखना है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं, हमारी पहली ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? नाक। तो बच्चों, हमें ये जो सूची है उसमें हमें पहले क्रमांक पे कौन सी ज्ञानेंद्रिय दी गई है? नाक। और नाक का कार्य क्या है? सूंघना। यानी कि जो नाक है उसका कार्य क्या होता है? चीज़ों की खुशबू को या उनकी जो गंध होती है उसको सूंघना। नाक के द्वारा ही बच्चों हमें यह पता चलता है कि ऐसे किन चीज़ों की खुशबू अच्छी है, किन चीज़ों में से बदबू आती है, किसकी गंध अच्छी है, किसकी बुरी है। यानी कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जिनको हम सूंघते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये अच्छी है या बुरी, ये सब कैसे होता है? नाक की सहायता से। यानी कि नाक के द्वारा हम चीज़ों को सूंघते हैं और फिर हमें ये पता चलता है कि वह खुशबू वाली है या बदबू वाली है। ठीक है। तो नाक का काम क्या होता है? सूंघने का। नाक से हम सूंघते हैं और नाक क्या है? हमारी पहली ज्ञानेंद्रिय है। इसलिए हम क्या करेंगे? सूची में हमें पहले नंबर पर नाक दी है, इसलिए हम नाक के सामने एक क्रमांक लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे ज्ञानेंद्रिय की तरफ। वो क्या है? आँख। तो बच्चों, हमारी दूसरी ज्ञानेंद्रिय है आँख। आँखों का काम क्या होता है बच्चों? देखने का। आँखों की सहायता से ही हम आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं, चीज़ों को पढ़ पाते हैं। अगर हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो हमारे आंखों के सामने एकदम काला काला आ जाएगा, हम कुछ नहीं देख पाएंगे, हमें कुछ नहीं पता चल पाएगा कि हमारे सामने क्या है। तो हम अपनी आंखों के द्वारा ही चीज़ों को देखते हैं। तो देखने का काम कौन करता है? आंखें करती हैं। और आंख हमारी कौन सी ज्ञानेंद्रिय है? 2 नंबर की। इसलिए हम क्या करेंगे? आंख के सामने हम दूसरा क्रमांक लिख देंगे। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी ज्ञानेंद्रिय की तरफ और वह है जीभ। जीभ की सहायता से बच्चों हम चखते हैं। विभिन्न चीज़ों का स्वाद हमें कैसे पता चलता है? चख कर। यानी कि जब हम कुछ खाते हैं तो हमारी जो जीभ है उसके द्वारा ही हमें पता चलता है कि जो चीज़ हमने खाई है वह खट्टी है, मीठी है, कड़वी है या नमकीन है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें कैसे पता चलता है? जीभ के द्वारा। तो जीभ जो है उसका काम क्या है? चीज़ों को चखना और फिर पहचानना कि उनका स्वाद कैसा है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है या फिर और कड़वा। तो ये है, यानी कि जीभ का काम क्या है? चीज़ों को चखने का है। और बच्चों, यह को हमें क्रमांक सूची में यह किस नंबर पे दी गई है? तीसरे नंबर पर। इसलिए हम क्या करेंगे? जीभ के साथ, ये जो जीभ हमें दिखाई गई है ये, इसके साथ हम तीसरा नंबर लगा देंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने चौथे ज्ञानेंद्रिय की तरफ और वो है कान। कान के द्वारा बच्चों हम क्या करते हैं? सुनते हैं। हमारे आसपास जितना भी हमें शोर सुनाई देता है, जितनी भी आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई बुला रहा है तो आपका नाम लेकर आपको बुला रहा है। ठीक है। तो आपको कैसे पता चला कि कोई आपको बुला रहा है? क्योंकि आपने उसकी आवाज़ सुनी। और सुनी किससे? कान से सुनी। तो कानों का काम क्या होता है?
सुनने का काम होता है। आप टीवी देखते हैं, टीवी से जितने भी आवाज़ आती हैं वो कैसे पहुंचती हैं आप तक? आपके कानों के द्वारा, क्योंकि कान से ही आप सुनते हैं और उसके बाद आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति क्या कह रहा है। यानी कि कान का काम क्या है? सुनने का। और यह हमारी कौन सी क्रमांक पे है? चौथे क्रमांक पे है, इसलिए हम कान के साथ क्या लगा देंगे? नंबर 4। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी पांचवी और आखिरी ज्ञानेंद्रिय की तरफ, और वो है त्वचा। त्वचा यानी कि जो आपकी स्किन है बच्चों, त्वचा है, उसके द्वारा आप महसूस करते हैं। मान लीजिए आपको आपकी त्वचा पे एक चींटी ने काटा, तो आपको तुरंत दर्द का एहसास होगा। तो वो कैसे हुआ? क्योंकि त्वचा पे आपको महसूस हुआ। उस त्वचा पे जब आपके किसी ने कुछ काटा या आपको चूटी भरी किसी ने, तो कैसे पता चला? उस आपकी त्वचा पे दर्द हुआ, आपको दर्द महसूस हुआ। उसके बाद आपको पता चला कि आपको कुछ काटा है या किसी ने आपको चूटी काटी है। तो ये सब क्या है? महसूस किया पहले आपने। तो त्वचा का काम क्या है? महसूस करने का। और यह हमारी कौन सी ज्ञानेंद्रिय है? पांचवी। तो बच्चों हमने क्या किया? त्वचा के साथ हमने अपने पांचवी ज्ञानेंद्रिय लगा दी। और हमने अपनी यानी कि बच्चों हमें जितने भी चित्र दिए थे उसमें हमें जितने भी ज्ञानेंद्रियाँ पांचों दी थी उनके सामने हमने उनके क्रमांक लगा दिए। जैसे नाक है हमारी पहली ज्ञानेंद्रिय, दूसरी ज्ञानेंद्रिय है आँख, तीसरी ज्ञानेंद्रिय है आपकी जीभ, चौथी ज्ञानेंद्रिय है कान और पांचवी ज्ञानेंद्रिय है त्वचा। नाक से आप सूंघते हैं, आँख से हम देखते हैं, जीभ से हम चखते हैं, कान से हम सुनते हैं और त्वचा से हम चीज़ों को महसूस करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 1। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी कि बच्चों हमें कुछ प्रश्न दिए हैं जिनके उत्तर हमें देने हैं। तो चलिए हम अपना प्रश्न संख्या का पढ़ते हैं। कल्पना कीजिए यदि हमारे कान नहीं हैं तो क्या होगा? तो बच्चों अगर हमारे कान नहीं होंगे तो क्या होगा? हम सुन नहीं पाएंगे। हमारे सामने अगर कोई बोल रहा है तो उनकी आवाज़ हमारे कान नहीं होंगे तो उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पाएगी और हमें पता नहीं चल पाएगा कि आपसे अगर कोई बोल रहा है तो क्या बोल रहा है। तो यानी कि अगर हमारे कान नहीं होते तो क्या होगा? यदि ऐसा होता तो हम सुन नहीं पाते और हमें पता नहीं चलता कि सामने वाला आपको क्या बोल रहा है। यानी कि अगर कान नहीं होते तो क्या होगा? हम किसी भी आवाज़ को सुन नहीं पाते। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न संख्या ख की तरफ। कल्पना कीजिए यदि हमारी आंखें नहीं हैं तो क्या होगा? तो बच्चों अगर हमारे पास आंखें नहीं होंगी तो हम किसी भी चीज़ को देख नहीं पाएंगे। हमारे आसपास जो हमें इतना सब कुछ दिखाई देता है वो हमें, अगर आंखें ही नहीं होती तो हमें वो कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्योंकि हमारी जो आंखें हैं, आंखों के द्वारा ही हम चीज़ों को, हमारे आसपास जितना भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है वो सब हम आंखों के द्वारा ही देख पाते हैं। आंखें क्या करती हैं? देखने का काम करती हैं। लेकिन अगर आंखें ही नहीं होंगी तो हम क्या करते? हम कुछ भी नहीं देख पाते। यानी कि इसका उत्तर क्या होगा कि यदि हमारी आंखें नहीं हैं तो हम कुछ भी देख नहीं पाते। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न संख्या ग की तरफ। कल्पना कीजिए यदि जीभ नहीं है तो क्या होगा? तो बच्चों जीभ का काम क्या होता है? चखने का। हम जब भी कुछ खाते हैं हम अपने जीभ के द्वारा ही उनका स्वाद पहचानते हैं कि कोई चीज़ उनको चखते हैं तभी हमें पता चलता है ना कि वो खट्टी है, मीठी है, कड़वी है, नमकीन है, कैसी है। तो इसका काम कौन करता है? चखने का, जीभ। लेकिन अगर जीभ ही नहीं होगी तो हम खाने का स्वाद नहीं चख पाते। ठीक है, तो जीभ का काम क्या है? स्वाद चखने का। लेकिन अगर जीभ ही नहीं होगी तो हम खाने का स्वाद नहीं चख पाते। अब चलते हैं बच्चों अपने प्रश्न संख्या 3 की तरफ। निम्न कथन किस ज्ञानेंद्रिय के प्रयोग की ओर संकेत करते हैं उसका नाम लिखिए। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों हमारा का कथन।
मैं दुनिया को देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। तो बच्चों हम देखने में किस ज्ञान इंद्रिय का प्रयोग करते हैं? आँखों का। आँखों के द्वारा ही हम विभिन्न चीज़ों को देखते हैं, तो आँखों से ही हम देखते हैं। तो इसमें कौन सी ज्ञान इंद्रिय प्रयोग हो रही है दुनिया को देखने के लिए? आँख का। आँखों से हम देख रहे हैं ना। अब हम चलते हैं अपने कथन खा की तरफ। मैं तुम्हें सुन सकती हूँ या तुम्हें सुन सकता हूँ। तो बच्चों सुनने का काम, आवाज़ें सुनने का काम, किसी की आवाज़ सुनने का काम कौन करता है? कान करता है। तो सुनने का काम कौन सी ज्ञान इंद्रिय कर रही है? कान। अब है हमारा कथन गा। मैं पदार्थों का स्वाद ले सकता हूँ या मैं पदार्थों का स्वाद ले सकती हूँ। ये और अब बच्चों आपको बताना है कि विभिन्न पदार्थों का, विभिन्न चीज़ों का स्वाद हम किसके द्वारा लेते हैं, उसके लिए कौन सी ज्ञान इंद्रिय का प्रयोग होता है? जीभ का। तो यानी कि इसका उत्तर हुआ जीभ। तो हमने अपना तीसरा प्रश्न भी कर दिया। जैसे प्रश्न में पूछा गया था कि मैं दुनिया को देख सकती हूँ, तो इसमें कौन सी ज्ञान इंद्रिय यूज़ हो रही है देखने में? आँख, सुनने के लिए कान और स्वाद लेने के लिए जीभ। अब हम चलते हैं बच्चों अपने प्रश्न संख्या 4 की तरफ। सही विकल्प चुनिए। तो बच्चों हमें कुछ प्रश्न दिए हैं और उसके सामने हमें 3-3 विकल्प चुन दिए हैं। हमें इनमें से सही विकल्प को चुनना है और उसके सामने हमें क्या करना है? करेक्ट या राइट का मार्क लगाना है। इनमें से कौन सा जानवर पानी में रहता है? हमें विकल्प दिए हैं उल्लू, घोड़ा और मछली। तो बच्चों पानी में कौन सा जानवर रहता है? मछली रहती है। उल्लू और घोड़ा तो रहते नहीं है मछली में। उल्लू और घोड़ा तो रहते नहीं है पानी में। तो यानी कि पानी में रहने वाला जानवर कौन है? मछली है। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा? मछली। मछली कहाँ रहती है? पानी में। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा जानवर कानों से नहीं सुनता है? अब बच्चों हमें यहाँ पे सांप, हिपोपोटेमस यानी कि दरियाई घोड़ा और चिड़ियाँ दी हैं। तो बच्चों कौन सा ऐसा जानवर है जो नहीं सुन सकता अपने कानों से? वो है सांप, क्योंकि सांप के कान नहीं होते इसलिए वो सुन नहीं सकता। जब उसके पास कान नहीं है, सांप के पास कान नहीं है, तभी तो वो सुन नहीं पा रहा। अगर उसके पास कान होते तो वो सुन सकता, लेकिन सांप के पास कान नहीं होते इसलिए सांप सुन नहीं सकते। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले गा प्रश्न की तरफ। ये जानवर या कीट एक सीधी पंक्ति में चलते हैं, यानी कि ये चींटी, केकड़े और झींगे में से कौन सा ऐसा कीड़ा या जानवर है जो एक सीधी पंक्ति में यानी कि एक सीधी लाइन में चलता है? वो है चींटियाँ। बच्चों चींटियाँ जो हैं एक सीधी लाइन में चलती हैं। जितनी भी चींटियाँ होती हैं वो एक सीधी लाइन में ही चलती हैं ताकि वो भटक ना जाए। यानी कि चींटियाँ सीधी लाइन में या सीधी पंक्ति में चलती हैं। तो हमारा उत्तर है चींटियाँ सीधी पंक्ति में चलती हैं। अगला हमारा प्रश्न है इनमें से किस जानवर की सूंघने की शक्ति सबसे ज़्यादा है? तो बच्चों हमें यहाँ पे विकल्प दिए हैं हाथी, बाघ और कुत्ता। तो बच्चों कुत्ते की जो सूंघने की शक्ति है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो गया? कुत्ता। कुत्ते की जो नाक है वो काफ़ी तेज़ होती है इसलिए उसके सूंघने की जो शक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों अपने आज के जीवन कौशल की तरफ, जिसमें हम आज वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। वायु प्रदूषण बच्चों क्या होता है कि हमारे जितने भी हमारी जो वायु है, जितनी हमारी हवा है उसमें जो है विभिन्न प्रकार के गैसें, धुआं जो है इकट्ठा हो जाता है और जो सांस लेने में जो सांस है वो प्रदूषित हो जाती है, जिससे वायु प्रदूषण कहते हैं। हवा जो है वो खराब हो जाती है, दूषित हो जाती है। इन धुओं से, इन गैसों से जो हवा है हमारी वो दूषित हो जाती है और इसे ही वायु प्रदूषण कहते हैं। जैसे कि बच्चों आप ये चित्र देख सकते हैं, यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है। ये हैं बच्चों वायु प्रदूषण के कारक कि भाई किन किन कारणों से वायु प्रदूषण होता है। जैसे कि आपको ये गाड़ी, ये बस दिखाई दे रही है, इनमें से कितना सारा ये धुआं दिखाई दे रहा है। यानी कि गाड़ियों से, बसों से और परिवहन के अलग अलग साधनों से जो धुआं निकलता है उससे, और ये जो कारखाने हैं बच्चों, ये कारखाने और फैक्ट्रियां हैं, उनमें
से जो गैसें निकलती हैं, उनमें से जो धुआं निकलता है, उनसे जो हमारा वायु है वो प्रदूषित हो जाता है। तो वायु प्रदूषण के क्या क्या कारण हो गए? गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, कारखाने और फैक्ट्रियों से जो गैसें निकलती हैं, वहाँ पे इतना सारा फैक्ट्रियों में और कारखानों में काम होता है, अलग अलग गैसों का प्रयोग होता है अलग अलग, ठीक है। तो उनमें से जो धुआं निकलता है उनसे भी हमारी वायु प्रदूषित होती है, ठीक है। इसके अलावा जगह जगह पे लोग कूड़ा जला देते हैं, उससे वायु प्रदूषण होता है। पेड़ पौधों को लोग काट रहे हैं, जो कि वायु प्रदूषण का ही एक कारण है, ठीक है। तो बच्चों, वायु प्रदूषण के कई कारण हैं, जैसे गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और फैक्ट्रियों से, कारखानों से जो जहरीला धुआं निकलता है, वो पेड़ पौधों के काटने से, आग लगाने से, जंगलों में आग लगा देते हैं, खेतों में आग लगाने से, ये सब क्या है? इन आग लगने से भी जो धुआं जो है हवा में ज़्यादा होता है और जो वायु है वो दूषित हो जाती है, जिसे वायु प्रदूषण कहते हैं। अब आता है विद्यार्थियों के लिए दिशा निर्देश। विद्यार्थी अपने आसपास के सबसे अधिक प्रदूषित स्थान और सबसे कम प्रदूषित स्थान का पता लगाएं तथा उन स्थानों का नाम लिखें। इसके लिए आप अपने अभिभावकों की मदद ले सकते हैं, यानी कि बच्चों, आपको अपने अभिभावक यानी अपने माता पिता से या आपके और भी जो अभिभावक हैं उनसे आपको बातचीत करनी है और यह पता लगाना है कि आपके आसपास ऐसा कौन सा क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा दूषित है और जो सबसे ज़्यादा कम दूषित है, यानी कि ऐसी कौन सी दो जगहें हैं जिसमें से एक ज़्यादा दूषित है और दूसरी कम प्रदूषित स्थान है। आपको उनके नाम लिखने हैं। दूसरा है, किसी स्थान के कम या अधिक प्रदूषित होने के कारणों का पता लगाएं तथा अपने अध्यापक के साथ साझा करें। तो बच्चों, आपको यहाँ पे क्या करना है, जब आपको ये पता चल जाएगा कि आसपास ऐसे कौन से स्थान हैं, आपके आसपास ऐसे कौन से स्थान हैं जो सबसे ज़्यादा दूषित है और सबसे कम प्रदूषित हैं, आपको यह भी पता लगाना है कि वहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा होने के या कम होने के क्या कारण है और वो आपको अपने अध्यापक के साथ बताने हैं, ठीक है। अब चलते हैं हमारे ग प्रश्न की तरफ। वर्तमान परिदृश्य में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो बच्चों, आज हम वायु प्रदूषण को रोकने के लिए या वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? वाहनों में जो उपयोग होने वाला ईंधन है वो जब जलता है बच्चों, उससे धुआं निकलता है, उस धुएं को कम करके, कारखानों से जो धुआं निकलता रहता है उसको कम करके और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाकर हम जो है वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। और जहाँ जगह जगह पे जो कूड़ा कचरा होता है उसको हम ना जलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और कहीं पर भी ऐसे ही हम कूड़ा इकट्ठा ना होने दें ताकि जो उसको जलाने की नौबत ही ना आए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर वाहनों में जो ईंधन जलता है उससे जो धुआं निकलता है उसको कम करके, कारखानों में जो धुआं ज़्यादा निकलता है उसको कम करके हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। अब हम आपको अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको ये कक्षा पसंद आई होगी। धन्यवाद।